कि ये तो वाज़ेह है, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है। मकसद एक है कि इमरान खान को हमने इक्तदार में नहीं आने देना। क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। अगर आप मुझे आज ये कह दें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे मुल्क उठ जाएगा और इसलिए इमरान खान आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इनकी पूरी सियासत जो है वो सहूलतकारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक सहूलतकार चले गए, उन्होंने कानों को हाथ लगाया। उनकी जो बाकियात हैं, 3-4 लोग जो जुडिशरी में हैं, ये उन पे तकिया करके अब बैठे हुए हैं। अभी नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इसको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। ये पाकिस्तान में आइन और कानून का इतना बड़ा मजाक आज से पहले कम से कम मैंने तो नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने सदर मुमलिकत का जो ख़त आया था इंतख़ाबात के हवाले से, जो ECP ने एक फ़ैसला किया कि जी 30 अप्रैल को इंतख़ाबात नहीं हो सकते बल्कि अक्टूबर में इंतख़ाबात होंगे, उस हवाले से उसका जवाब देते हुए उन्होंने कई नुकात जो हैं इसके अंदर उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान साहब ने, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक गैर आइनी काम किया था, जब असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से एडवाइस किया तो आपने उन असम्बलियों को तहलील कर दिया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी करार दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपका जो लेटर था वो PTI की एक प्रेस रिलीज़ दिखाई दे रही थी और जाहिर है कि आप PTI के एक रुकन रह चुके हैं, लिहाजा उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन जो है एक पार्टी की सपोर्ट की आपको दिखाई दे रही थी। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें उन्होंने उसके अंदर मेंशन की हैं। काफ़ी ज़्यादा शिकायत हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हालिया PTI के लोगों ने किया, ख़ासकर पुलिस के साथ जिस किस्म की आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की, आपने उसके ऊपर तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है। और आखिर में उन्होंने ये कहा है कि मुझे जो है बहैसियत वज़ीर आज़म मालूम है और हुकूमत को ये मालूम है कि आइन के मुताबिक हमें क्या अमल करना है, क्या काम करना है। सो एक वाज़ेह पैगाम है सदर पाकिस्तान के लिए कि उनकी जो तजावीज़ हैं या वो जिस तरह से वो चाह रहे थे कि इंतख़ाबात जो हैं जिसके ऊपर फोकस है इमरान खान साहब का, और रात भी उसका उन्होंने अपने जलसे के अंदर जिक्र किया, तो उसके ऊपर अभी कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, आज जो इम्पॉर्टेंट एक हमने देखी है डेवलपमेंट, दोबारा से मरीम नवाज़ ने जो PMLN के वकला हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनसे खिताब किया, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर आला अदलिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो PTI के लिए सहूलत कारी कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। उसमें तो 2 जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान का दोबारा से उन्होंने नाम लिया, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी उन्होंने बात की, और जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब की ऑडियो है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो है, और जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो है, उसका तस्करा करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी अदलिया जो है वो बेगमात के कहने के ऊपर, बच्चों के कहने के ऊपर जो है वो फ़ैसले देते हैं, और दामाद जो हैं उनके कहने के ऊपर जो है ये तमाम फ़ैसले किए जाते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये किसी सूरत भी इंसाफ का जो पलड़ा है वो बराबर नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने रात को जो खिताब किया था जलसे से, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि ये हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है और मईशत जो है वो दिन ब दिन नीचे आ रही है, लिहाजा अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है तो उन्होंने कहा है कि मैं मुल्क की वसी तर मफाद में जो है वो पीछे हट जाऊँगा। आपके पास कोई प्रोग्राम है, मौजूदा मसाइल का हल है अगर, तो वो आप ज़रूर पेश करें। इससे और अपना प्रोग्राम भी उन्होंने मुस्तकबिल का दिया, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा सकते हैं कि इमरान खान साहब ने पौने 4 सालों के दौरान जो है वो रिफॉर्म्स के हवाले से या मुल्क की मईशत के हवाले से कौन कौन से बड़े काम जो है वो किए और कहाँ कहाँ उनकी नाकामी हुई है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मेहताब हैदर साहब हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ अखबार से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, आपने हमें टाइम दिया। जनाब PJ मीर साहब हैं हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी हैं और 24 चैनल के साथ मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी PJ मीर साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नज़ीर लगारी साहब हैं हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी हैं और कई दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से देख रहे हैं। बोल न्यूज़ नेटवर्क के साथ आप मुंसलिक है, बहुत शुक्रिया आपका भी। नज़ीर लगारी साहब, बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा है, जो उसके तकरीबन
8-9 के करीब उनके पैराज हैं, जिसमें ये तमाम कुछ चीज़ें तो मैंने बयान की है। इसका मतलब ये हुआ कि दो बड़े जो ऑफिसेज हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके अंदर एक तसादुम किसी सूरत हाल हमें दिखाई देती है, और इसके असरात पाकिस्तान की आने वाली सियासत पे किस तरह से आप देखते हैं? मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हालात 1970 और 71 से ज्यादा खराब हो रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, और उनको किया जा रहा है। पहले भी जो हालात थे वो कुदरती तौर पर पैदा नहीं हुए थे, उन वाकयात को पैदा करने के लिए पूरा माहौल बनाया गया था। ये ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से गिरी थी। ये जो 6 नुकात शेख मुजीब के हाथ में थमाए गए थे, ये बाकायदा घड़े गए थे और इस्लामाबाद में घड़े गए थे, और यहाँ पर घड़ने वाले अयूब खान के करीबी लोग थे, उसके हाथ में दिए, क्योंकि अयूब खान बहुत पहले फैसला कर चुके थे कि बंगाल को अलग कर देना है। और बंगाल को अलग करने के लिए उन्होंने बाकायदा अपने वजीर कानून को, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे, जिन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन केस में हमारे आइन का और मुल्क के मुस्तकबिल का मुंह काला किया था। लेकिन सदर अयूब क्यों ये करेंगे? मतलब वो तो मुल्क के इतने बड़े सरबराह थे, वो क्यों एक पाकिस्तान के पूरे हिस्से को अलहदा कर देंगे? उन्होंने अपनी डायरियों में लिखा था, कि हम बंगाल से अलग हो जाना चाहते, बंगाल को अलग कर देना चाहते हैं। उनने वजीर कानून को भेजा कि जाओ बंगालियों से कहो कि हमसे अलग हो जाएं। ये बातें रिकॉर्ड पर रखी हुई हैं। जस्टिस मुनीर की किताब पढ़े ना, जिना टू जिया, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि मुझे अयूब खान ने भेजा कि जाओ और बंगालियों से कहो कि वो हमसे अलग हो जाएं। यानी ये तयशुदा था। भाई हेनरी किसिंजर की किताब पढ़ो, हेनरी किसिंजर ने कहा है कि मुझे याह्या खान ने कहा था कि हम मशरकी पाकिस्तान से निकल जाएंगे। अब हेनरी किसिंजर की गर्दन कौन पकड़ेगा? और अब भी जो कुछ हो रहा है, इसमें सब एक साथ मिले हुए हैं, और मुझे इस मुल्क का मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। लगारी साहब, उन कैरेक्टर्स का नाम भी अगर आप ले लें कि वो कौन कौन से लोग हैं जो मिले हुए हैं सियासी एतबार से, जो ये चाहते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता इस वक्त सूरत हाल जो है वो खराब हो। मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं लेता हूं। जो कुछ हो रहा है ये एक बहुत बड़ा वसी मंसूबा है। जिस तरह से बंगाल में बनाया गया था, बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है, और इमरान खान उसकी तरफ निशानदेही कर चुके हैं। वो कह चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं। आपको रिकॉर्ड के लिए याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की फौज को डिसमेंटल करने की बातें हो रही है, किया जाएगा। हमारे सबसे बड़े इंटेलिजेंस एजेंसी को भी ऐसा ही किया जाएगा, और हमारे मुल्क के 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे, ये इमरान खान ने कहा था। और मैं ये समझता हूं कि यही प्लान है और इमरान खान उसका हिस्सा है, मेरा ये कहना है। और बाकी कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें? जो मौजूदा पीडीएम है, मौजूदा जो पीडीएम की गवर्नमेंट इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें से भी कई लोग हिस्सा हो सकते हैं। हमारे एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी हिस्सा हो सकते हैं हमारे। और एस्टैब्लिशमेंट को मैं लोगों की तरह महदूद नहीं करता हूं। एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ फौज का नाम नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट में अदलिया भी होती है, एस्टैब्लिशमेंट मीडिया भी होता है, एस्टैब्लिशमेंट में बहुत से लोग होते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट हवा में एक चीज का नाम नहीं है, कुछ चीजों पर मुश्तमिल होती है, और उसके वाज़े इशारे मौजूद हैं, उसकी वाज़े चीजें मौजूद हैं। और मुल्क जो है, देखिए, चले मैं आगे बढ़ता हूं। पीछे मीर साहब काइंडली मुझे ये बता दें कि बड़ी एक ज़ाहिर के तशवीशनाक सूरत हाल और कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात की है। लगारी साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने कई दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से देखा है, हिस्ट्री को जानते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो अब 2 बड़े ऑफिस जो हैं, यानी सदर मुमलिकत का ऑफिस और वज़ीर आज़म का ऑफिस, जब उनके अंदर एक डिसअरे हो, एक डिसएंगेजमेंट दिखाई दे रही हो, एक यानी डिसअपॉइंटमेंट, उन्होंने पहली लाइन में ही डिसअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ जो है वो वज़ीर आज़म ने मेंशन किया हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है? देखिए, हमारी जो सियासत है वो बेसिकली अब एक फोल्डिंग टेबल पे चली गई है। जितनी आपने ये गंद करना था आपने कर लिया है। लगारी साहब ने बात की 1970 की, बिल्कुल ठीक है, ये रेपिटेशन है, बल्कि उससे ये बुरा है। आज इनटॉलरेंस इतनी है कि आप बयान नहीं कर सकते हैं। विंडिक्टिवनेस, वेंजफुल, वेंडेटास, हर चीज पर निकालते
जाते हैं। पहले आप फौज के पीछे लगे रहते थे कि जी फौज इंटरफेयर करती है, इंटरवीन करती है। आज आप जजेस के पीछे लग गए हैं। सो द क्वेश्चन इज कि हमने किसी को छोड़ा नहीं है। जो बैकफुट पर जाता है उसको छोड़ के दूसरे के ऊपर आप शुरू हो जाते हैं। तो आपकी जो पॉलिटिक्स है बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक मायोपिक अप्रोच रखती है, बड़ी छोटी अप्रोच रखती है, स्टेट की अप्रोच नहीं रखी। और ये मैं ऑल अराउंड बात कर रहा हूँ कि आज की गवर्नमेंट या पीडीएम या पीटीआई, ऑल अराउंड ये आपने पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया है कि आपने शर्मिंदा कर दिया है टू बिकम अ पाकिस्तानी। आप देख लो कि हमारा पासपोर्ट, उसकी क्या इज्जत रही है बाहर। आप देख लो कि हमारे अंदरूनी हालात के साथ आपको आज लोग पैसा नहीं दे रहे। क्यों? मिसट्रस्ट है। वो कहते हैं कि आप आपस में आपकी इतनी इन फाइटिंग है, यू डोंट नीड इंडिया टू कम अलोंग एंड गेट इनटू अ कॉम्बैट विद यू। हम तो खुद ही अपने आप को खराब कर रहे हैं। तो मुझे आज बताएं, अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, हम आवाम की बात करते हैं? कहीं नहीं कर रहे। महंगाई पे कोई बात हो रही है? नहीं हो सही रही। सही बात है। अच्छा पीछे मीर साहब, अगर सॉरी मैं, चूंकि इस सेगमेंट में हमने प्राइम मिनिस्टर का पूरा अगर खत देखा जाए तो तकरीबन 4 पेजेस के ऊपर, जी हाँ बिल्कुल 3.5 पेजेस का ये लेटर है जो सदर मुमलिकत को लिखा है। उन्होंने जो उन्होंने सवाल किया था या जो एक गाइडेंस दी थी प्रेसिडेंट ने, उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी इलेक्शन के हवाले से कोई बात जो है वो आपको एक कंस्ट्रक्टिव बात इसके अंदर दिखाई नहीं देती। बज़ाहिर जो लगता यह है कि शायद इलेक्शन अगर हो जाते हैं सारी पूरे पाकिस्तान के इंक्लूडिंग द नेशनल असेंबली, तो चलो एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी, स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आएगी। वो जो बात आप रेफर कर रहे हैं कि नोबडी इज रेडी टू टॉक टू अस, ना हमारी हुकूमत पे किसी को यकीन है, IMF का सबसे बड़ा जो एक तलवार लटकी हुई है, तो इसके अंदर वो चीज मेंशन ही नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जानबूझ के इसको अवॉइड किया। फिर देखें, बात बड़ी सिंपल है। जब तक आपके मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप इंटरनेशनली स्टेबल नहीं होंगे। आपको याद होगा कि 5 दिन पहले 22 मार्च 1956 पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। आज आप देख लो उसी कॉन्स्टिट्यूशन का आपने हाल क्या कर दिया। क्या कर रहे हो? Either we follow the constitution or we don't follow the constitutions। फिर हम क्या करते हैं? हम लकूनास पे जा रहे हैं। तो जब इस बारीकी पे, टू योर क्वेश्चन, जब आप चले जाते हैं तो जो बाहर का आदमी है वो कहता है कि आपका तो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर भी आप अमल कर रहे हैं, तो आप अमल किस पे करोगे? मैं पाकिस्तान में आके बिजनेस कैसे करूंगा? रेकेट आपके सामने है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि देखो, ये जो करना है कि किसी को इनडायरेक्टली कहाँ चैलेंज कर दिया, इनडायरेक्टली कहाँ चैलेंज कर दिया, कहीं डायरेक्ट हो गए जजेस को। आई मीन व्हाट राइट हैव वी गॉट टू क्रिटिसाइज द जजेस? व्हाई? अगर आपको प्रॉब्लम है, गो टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ठीक है, मैं इस पे आता हूं क्योंकि हमारा अगला जो सेगमेंट है स्पेशली मरियम साहिबा की, आज जो जिस किस्म का जाहिर है कि एक गुस्सा जो है उनकी बातों से एक रिफ्लेक्ट हो रहा था कि शी वाज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, स्पेशली जो वो कहती हैं कि इमरान खान जो है वो अभी तक लाडला है और कुछ सहूलतकार जो है वो अदलिया के अंदर बैठे हुए हैं। मैं इस पे आता हूँ। मेहताब साहब, अगर आज हम ट्वीट्स देखें, यानी ख्वाजा साद रफ़ीक जो है रेलवे और एविएशन के मिनिस्टर हैं, उनकी ट्वीट अगर हम देख लें, वज़ीर आज़म ने अपने ख़त के अंदर जो मेंशन किया है, यानी आज की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो खान के ऊपर डाली जा रही है, जो कि रात को उन्होंने एक प्लान जो है, 9 नुकाती प्लान जो है वो उसको अनलीश किया अपने खिताब के अंदर लाहौर में। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है इकोनॉमिक, उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं है, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट का, जिसका होना चाहिए, जो कि IMF के तरले कर रही है कि भाई प्रोग्राम जो है इसको बहाल किया जाए। जी, मैं थैंक यू वेरी मच। जो मेरे दो सीनियर्स हैं, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। एक तो ये है कि इस मुल्क के अंदर कोई शक नहीं है कि अगर पूरी की पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो कैतुर रजाल एक नजर आता है, और उस कैतुर रजाल में अगर मैं कहूँ कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो मेरा ख्याल है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। जजेस का नाम क्यों ना लें, जजेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जर्नलिस्ट, वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल कि हमने हमेशा, आप ये देखें कि अगर कोई, यानी पोलराइजेशन अगर बाकी किसी जगहों पे है तो हमारे यहाँ किस हद तक ज्यादा हो चुकी है कि अब लोगों की ट्वीट्स देख के ही पता चल जाता है कि ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे हर तरफ कैतुर रजाल है।
और ये कैतुर रिजाल ही इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हम हर तरफ जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। और इस टाइम प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पहले भी आती रही है, लेकिन यहाँ पे इस दफा क्राइसिस का इशू ये है कि हर तरह का क्राइसिस साइमल्टेनियसली हमें हिट कर रहा है। सही। आप ये देखें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट पीक, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पीटीआई ने अपने जमाने में जो 4 साल इकोनॉमी का हाल किया वो आपके सामने है। पीडीएम आई तो इस बात की तवक्को थी कि ये सवाला देंगे, इन्होंने उससे ज्यादा मजीद बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये देखें कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो 10.8 बिलियन डॉलर्स थे, आज 4.6 बिलियन डॉलर्स पे खड़े हैं। और ये चाइना की मेहरबानी है कि उसने रिसेंटली 1.7 बिलियन डॉलर्स कमर्शियल रीफाइनेंसिंग की है और 2 बिलियन डॉलर्स जो है वो डिपॉजिट्स को रोल ओवर की। तो ये 2.8 से 4.6 पे जो है वो आ गए हैं। बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो हमें पैसे नहीं दे। अच्छा मेहताब साहब, ये क्यों ये पीएम पीडीएम की जो गवर्नमेंट है इत्तेहादी शहबाज शरीफ साहब की, जाहिर फाइनेंशियल टीम है, पीपल्स पार्टी वाले गाय बगाए वो कहते रहते हैं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और आप देख लीजिएगा जब ये गवर्नमेंट खत्म होगी तो पीपल्स पार्टी ऑन इकोनॉमिक इशू वुड बी स्टैंडिंग far far away from PMLN. It's very clear. ये क्यों नहीं इस बात को तस्लीम करते कि इनकी नालायकियों की वजह से आज मुल्क मजीद माशी तौर पे नीचे जा रहा है, and they should be thinking about it instead of accusing all the time इमरान खान इमरान खान इमरान खान। भाई 11 महीने तो अब हो चुके हैं ना, 12 महीने, अब आप मजीद क्या चाहते हैं? बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं जी। आप जो 36 माह की इमरान खान की कारकर्दगी थी आप उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप अपने भी 10-12 महीने की जो आपकी परफॉर्मेंस है आप उस पर बात करें ना। उस पर बात ये है कि आप बुनियादी जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने एग्रीवेट किया है, उनका आप सोल्यूशन पेश नहीं कर सके। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप हुकूमत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपको जब तक कोई धक्का दे के नहीं निकालेगा आपने नहीं जाना। आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं और ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मुझे ये बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किस तरह से कह सकती है कि उनके पास फंड्स नहीं है? पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 9 से 10 ट्रिलियन का बजट है। आप 15-20 अरब रुपए या 40-50 अरब रुपए एक इलेक्शंस करवाने के लिए, अगर 100 अरब रुपया भी आप कहें पूरे मुल्क में इलेक्शंस करवाने के लिए आप ये कहें कि आपके पास नहीं है, तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। और एक ऐसे वक्त में जब आप 74 अरब रुपया सिर्फ आटे की सब्सिडी दे रहे हैं, आप क्रॉस फ्यूल सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में मुझे तो बदनीति के अलावा कोई और चीज नहीं नजर आती। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि जो क्राइसिस जहां जहां पे है हम उसको ठीक ईमानदारी के साथ आइडेंटिफाई करें और फिर उसको रेक्टिफाई जो है वो करने की कोशिश करें। ये ब्लेम गेम जो है ना, इससे मसले का हल नहीं होगा। बस दो ही चीजें हैं, मैं ब्रेक लेता हूं। एक तो बदनीयती है, एक तो इंतकाम है। बेसिकली बिग पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के अंदर जो इंतकाम है, एक वो मसला है, दूसरा जिद है और तीसरा इक्तदार की जंग है। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके मरियम नवाज साहिबा का अदलिया के हवाले से जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लगारी साहब, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि मरियम साहिबा की जो इस वक्त जो उनका ओपिनियन है, उनका जो मौक़िफ़ है, बिकॉज देयर इज़ सम टाइम यू नो देयर इज़ अ मेथड इन द मैडनेस। ये बात दुरुस्त है कि उनके वालिद के साथ जो कुछ उनके साथ हुआ पिछले सालों के अंदर, जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, नवाज शरीफ साहब को जो है वो फारग कर दिया गया कामे के ऊपर, लेकिन इस वक्त यानी सुप्रीम कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से फिर नाम लेके फिर जिस तरह से एक उनका एक लबो लहजा है, उसमें क्या आप समझते हैं कि वो उनकी ख्वाहिश यही है कि जिससे उनके वालिद के साथ हुआ, इमरान खान साहब को भी इसी तरह अरेस्ट किया जाए, जेलों में डाला जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए, तब जाके ये पल्ला जो है इंसाफ का तराजू जो है वो बराबर होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये किसी की भी ख्वाहिश नहीं हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोसेस कहीं रुकना चाहिए। अदलिया ने पाकिस्तान में 56 से लेकर अब तक जो मजाक किया है इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के दसातीर के साथ, एक दस्तूर नहीं सारे दसातीर के साथ,
उसको बंद होना चाहिए। ये नहीं है कि आप तशरीह के नाम पर एक और आइन लिख दें, फिर एक और आइन लिख दें। ये कहां से आया था? जब आपने क्या किया था 56 में, एक शख्स जो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था मुनीर, उसको उठाकर आपने बाकी जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नजरअंदाज करके उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट का आपने चीफ जस्टिस बना दिया। उसको यहां लाकर बिठा दिया आपने चीफ जस्टिस बनाकर। और फिर उससे आपने वो असेंबली को, जिस तरह से पहली असेंबली को जो वो खत्म करने की जो कार्रवाई थी मौलवी तमीजुद्दीन की केस में, और उसको जो है आपने कहा ये नजरिया जरूरत के तहत जायज है। फिर उसके बाद जब मार्शल लॉ लगता है तो फिर कहा जाता है कि नजरिया जरूरत के तहत जायज है, और फिर उसी चीफ जस्टिस को वजीर कानून बना दिया जाता है, और उसको कहा जाता है कि जाओ उनसे बात करो, उनको कहो कि बंगालियों को कहो कि अलग हो जाएं। ये लिखा हुआ है किताब में, उसी जस्टिस मुनीर की अपनी किताब है फ्रॉम जिना टू जिया, उसी में लिखा हुआ है। और फिर जब अनवारुल हक आए हैं तो अनवारुल हक खाना खा रहे थे, शरीफुद्दीन पेशादा ने कहा कि क्या आपने उनको, जनरल जिया को आइन में तरमीम का हक दिया है? तो उन्होंने कहा मैं कैसे दे सकता हूं। उन्होंने कहा आप नहीं दे सकते तो आप चीफ जस्टिस नहीं है, आप जाएं घर। तो वैसे उसी वक्त उठे और घर चले गए, खाना नहीं खाया, दावत में थे, खाना नहीं खाया, वहां जाकर हाथ से लिखा कि जनरल जिया को आइन में तरमीम का हक दे रहा हूं, बेगम नुसरत भुट्टो केस में। फिर क्या हुआ? फिर जब मुशर्रफ का मार्शल लगा तो जज साहिबान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ आइन में तरमीम कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? अभी जो कुछ हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, 2 जज साहिबान ने 3 और 2 का फैसला हुआ था, 2 जज साहिबान ने कहा कि जब आपने रुकनियत भी खत्म कर दी, आपने उनका वोट भी खत्म कर दिया, इस तरह आपने एक नया आइन लिखा है। जब अगर एक नया आइन लिखा जाना लगेगा, जब नजरिया जरूरत काम आएगा, अभी भी इस वक्त जो इलेक्शन आप कह रहे ना 90 दिन में, 90 दिन का जब हद मुकर्रर की गई तो 90 दिन 14 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं, लेकिन 30 अप्रैल दी गई। इस पर ना चीफ जस्टिस को इतराज है, ना सुप्रीम कोर्ट को इतराज है, ना इमरान खान को इतराज है, ना आरिफ अलवी साहब को इतराज है, किसी को भी इतराज नहीं। भाई आइन टूट चुका है, आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी। 90 दिन से वो 106 दिन तक ले गए। आपको उस वक्त तो इतराज नहीं हुआ कि 30 अप्रैल पर क्यों लेकर गैर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन, डू यू थिंक कि चले इमरान खान साहब ने अपनी 2 असम्बलियाँ जो है वो पहले वहाँ से निकल आए और उनका पर्पज़ ही ये था दोनों सूबों को ख़त्म करने का, ही पुट अ प्रेशर ताकि ये जो नेशनल असम्बली है ये ख़त्म हो जाए। और जाहिर है कि उनकी ख्वाहिश होगी, ही वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर वंस अगेन। हर आदमी की ये ख्वाहिश है, उसको ख्वाहिशात के ऊपर तो पाबंदी नहीं है। क्या वफाकी हुकूमत जो है उसको मौजूदा जो, चूँकि उनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, एक तो ये ना कि आप मतलब मीशत ठीक कर लें, करने दी जा रही हैं, नहीं करने दी जा रही हैं। अच्छा, कौन नहीं करने देना चाह रहा? जो सब बैठे हुए हैं, सब के सब, जो जहां बैठा हुआ है, जो जितना ताकतवर बैठा हुआ है, सब ने रोका हुआ है। वो नहीं करने दे रहे हैं, इनको नहीं करने देंगे। मुझे लग रहा है ना, मैं बहुत बदनसीब आदमी, मुझे लग रहा है कि ये मुल्क के साथ बहुत बुरा करने वाले हैं, मुल्क के साथ बहुत खराब होने वाला है। चलें पीछे मीर साहब, मरियम साहिबा का जो एक इस वक्त जो एक उनका, मैंने पहले कहा कि उनके अंदर एक गुस्सा भी है। ज़ाहिर है उनके खिलाफ केसेस आए, उन लोगों को जिस तरह से उन PMLN की जितनी भी क़यादत थी उनके खिलाफ मुकदमात होते रहे नैब के थ्रू। अब ये जो इस वक्त जो एक डायरेक्ट किस्म का उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अदलिया के खिलाफ लिया हुआ, मतलब उनके खिलाफ कोई तो इन्हें अदालत वगैरह भी लग सकता है, आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में? देखिए, जो लोग डसे होते हैं ना कि फिर वो इस तरह ही बात करते हैं। तो अभी लेट्स बी ऑनेस्ट कि आपने भुट्टो साहब की जो बात करते हैं, मेरे पास अभी उनका ओरिजिनल लेटर इन हिज ओन हैंड राइटिंग मेरे पास पड़ा है कि जिसमें उन्होंने जस्टिस अनवारुल हक को कहा था, प्लीज डू नॉट प्रिजाइड ओवर माय केस बिकॉज आई अपोज्ड यू। ये मेरे पास है, उनका लेटर है, साइंड बाय कंडेम्ड प्रिजनर वकार अली भुट्टो, टेस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेल कोटला, मेरे पास है। पीपल्स पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं उस पर। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि जब वो लिखते हैं वहाँ और आपके बाद भुट्टो साहब के साथ क्या होता है, फिर आपके जो जस्टिस नसीम हसन शाह हैं, उन्होंने मेरी इशू प्रोग्राम के अंदर कहा कि हमसे गलती हुई है, हमें अपनी जान बचानी होती है, हम ये नहीं करते। तो जब आपका जुडिशरी इस तरह होती है और फिर जब जान बचानी होती है, फिर आपने जनरल मुशर्रफ को भी रेक्टिफाई कर दिया, उनको क्लीन चिट दे दी। आप जहाँ सूट करते हैं आपका आज जो है आप समझते हैं कि इमरान खान जो है वाकई में जो अदलिया है सहूलतकारी कर रही है इमरान खान के लिए, जो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही है मरियम साहिबा?
ये जो वर्ड रिलीफ है, ये पढ़ लिखा आदमी है उसको पता चलेगा कि रिलीफ क्या होता है। लीगल टर्म्स में उसका जो लीगल कूनास होते हैं उस पे उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन हमने इसको मिसकंस्ट्रू कर दिया कि एज दो इमरान खान इज बीइंग फेवर्ड। फेवर्ड नहीं होता, लेकिन अखबार बैठ के आप जो मर्जी बात कर लें, फेवर नहीं होती है। लेकिन हमने एक परसेप्शन बना दिया कि ये जो रिलीफ मिल गया ये इमरान खान को बस सहूलत मिल गई। नो, या तो फिर आप कह रहे हैं आपके कोर्ट्स चोर हैं, या आप कह रहे हैं कि भाई आपके कोर्ट्स दयानतदार नहीं है। ये गलत बात है। जो वो काम कर रहे हैं, either we accept the courts or we don't. The question is if you want to stay in a conventional society, आपको courts accept करने पड़ेंगे। तो ये जो हम connotations दे देते हैं और एक aspersions और एक perception बना देते हैं कि उसने उसकी फेवर कर दी, वो लाडला हो गया, जब आज आप देख लो, आज रिवर्सल लगा दो, अब वो कहेंगे आप गवर्नमेंट पे कैसे हैं। सो इस तरह की हमें ये पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। ये पॉलिटिक्स है मिसपरसेप्शंस की, और बेसिकली ये क्यों है? वोट्स के लिए, कि जी मेरे साथ ज्यादती होगी, उसके साथ उसको फेवर होगी। अच्छा मीर साहब, मुझे काइंडली थोड़ा ये जो मेरी अपनी एक छोटी अंडरस्टैंडिंग है, मौजूदा जो हालात हैं, PMLN का जो अप्रोच है वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से खान देखे ना, वो क्यों नहीं करवा रहे इस वक्त इलेक्शन, वो इसी वजह से नहीं करा रहे कि कल का जो जलसा था दैट रिफ्लेक्टेड दैट द मैसेज द पीपल आर विद इमरान खान, एंड दिस इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग फॉर द PMLN और बाकी उनके इत्तेहादी होंगे या कुछ और लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगा इस हवाले से। तो वो अदालत के जरिए चाहते हैं कि खान जो है वो किसी ना किसी तरीके से ब्रेक लगाई जाए उसको। क्या आप ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, इमरान को आप वो कहते हैं एप्पल टू एप्पल, अगर आप उनसे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो आपने कल का जलसा देख लिया है। इट वाज अ जलसा, जो मर्जी जो कह दे, ठीक है, एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन, लेकिन अवाम बोल पड़ी है। अब आप क्या करेंगे? यू हैव टू ऑप्शंस, या इमरान को मार दें या इमरान को नाअहल कर दें। ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप इन लाइंस पे चलेंगे तो वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो मैं यही कहूंगा कि इलेक्शंस हो जाएं और आपकी जो गवर्नमेंट छोड़े, आपका जो स्टेट है वो रडरलेस नहीं चल सकता। विदाउट द इलेक्टोरेट्स बैकिंग आप नहीं चला सकते, इंटरिम गवर्नमेंट्स नहीं चला सकती हैं। आपने देख लिया, जब वो जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई थी, आपके पास लिक्विडिटी भी थी, पैसा भी था। $80 पे आप तेल छोड़ के गए थे, 150 पे हुआ, आप मैनेज नहीं करके। और विद द रिजल्ट क्या, सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? पीपल्स पार्टी का हो गया। पीपल्स पार्टी पार में आई थी, वो उसका बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? क्योंकि उसके इनहेरिटेंस में क्या मिला था? मिसमैनेजमेंट। सो इंटरिम गवर्नमेंट जो होती हैं ये नहीं चला सकती हैं। ये एडहॉक बेसिस पे आपने वो रखे होते हैं लोग, हाँ जी आप ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, चले मैं मेहताब साहब काइंडली मुझे ये बता दें कि IMF जो है, अब IMF को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दे हैव इंक्रीज्ड एनर्जी प्राइसेस, उसके अंदर डॉलर को देख लें हम कहाँ ले गए हैं, उसके बावजूद IMF जो है वो किसी सूरत भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है कि अमेरिकन जो है वो किसी न किसी तरीके से एक तरफ इमरान खान को जो है वो कुछ झंडी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ इस हुकूमत के साथ भी वो लव अफेयर अपना जारी रखना चाहते हैं, और IMF जो है वो सामने खुल के आ नहीं रहा? क्या मतलब इसके अंदर कोई, डू यू थिंक कि कोई इंटरनेशनल वाकई में साजिश भी हो सकती है? देखिए, इंटरनेशनल साजिश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ठीक है कि उनकी रॉबिन राफेल जो है वो लास्ट वीक भी इस्लामाबाद में थी, और वो फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा बाकी जो हुकूमत के ज़ुमा हैं उनसे मुसलसल के साथ उनकी मुलाकातें जारी थी। देखें, हमें IMF को तो मैं ब्लेम करता हूं, और वो अगर आप कोई कहे कि वो एक इंस्टीट्यूशनल है और उसका पॉलिटिक्स से कोई तल्लक नहीं है, तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। उनका पॉलिटिक्स से तल्लक है। वो सिर्फ अंकल सैम के ब्लिंक FNI को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि ये क्रॉस सब्सिडी जो फ्यूल की है, इसको चंद हफ्तों के लिए क्यों नहीं मुखर किया जा सकता था? मुझे ये बताएं कि ये जो आटे की सब्सिडी है, और जिसमें एक लो क्वालिटी आटा जो है वो लोगों को दे रहे हैं मुफ्त, और जिसमें 6 से 7 कीमती जानें जो हैं, जी हाँ, जाया हो चुकी हैं, और जो लोगों की तस्दीक हो रही है, और जो पुलिस उनके साथ कर रही है, मार कुटाई कर रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस तरह के चीजों की करने की क्या जरूरत थी? ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग
और ये जो पॉलिटिकल स्कोरिंग है, इसके नतीजे में हम खुद भी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं आईएमएफ को कि वो इस प्रोग्राम को डिले करें। अब एक तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है जो हमारे फ्रेंड्स ने कंफर्म करनी है, दूसरी इनकी डिटेल्स जो है वो आईएमएफ मांग रहा है और आईएमएफ को ये मौका मिल रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिले करे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को की वार्निंग्स के बावजूद ये प्राइम मिनिस्टर हाउस ने ये सारे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से आईएमएफ का प्रोग्राम डिले हो रहा है। ठीक, सो इट मींस के इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। मैं डार साहब को तो नहीं कहता, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ब्यूरोक्रेट्स हैं ठीक, वो इस पे नाखुश हैं और वो बार बार कन्वे किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि आप ये इकदाम चंद हफ्तों के बाद कर लें, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। नाज़रीन एक और शॉर्ट ब्रेक क्विकली लेते हैं, वापस आके इमरान खान साहब का जो इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ऑफर की है या उन्होंने जो बात की है कि अगर आपके पास कोई प्लान है तो मैं पीछे हट जाता हूं, मुल्क की वसी तर मफाद में वो किस हद तक एप्लीकेबल है और क्या वो वाकई में दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई चाहते हैं कि गुफ्तगू हो और बातचीत के जरिए चीज़ें जो है वो आगे चले। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लगारी साहब, क्या इमरान खान साहब जो रात को उन्होंने बातें की उसमें वो चाहते हैं कि दोबारा से अपने मामलात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उनको ठीक किया जाए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि अपने सियासी मामलात में हमें जो है वो आप ना घसीटें। पहली बात यह है कि अलग नहीं हुए हैं। अगर ये तस्वुर मौजूद है और ये तासुर मौजूद है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट अलग अलग हैं तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, इस वक्त जब इमरान खान ने सबसे पहले ये शोर उठाया था कि जी ये एक साइफर था और साइफर लिखा गया था और साइफर में ये दर्ज था और डोनाल्डो ये था और वो था, तो उस वक्त भी एक बहुत शानदार किस्म का फुल टास्क दिया था एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को और इतना उसने खेला है कि कमाल कर दिया है उसने खेल कर। वो ये था कि जी तो ये जो था ये फुल टास्क था। उसके बाद से एस्टेब्लिशमेंट उनको मौके दे रही है कि अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाएं और ये इंटरनेशनल गेम का हिस्सा है। पहले भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल गेम का हिस्सा रही है और इस वजह से जो है बार बार कभी आप सीटों में जाते हैं कोई फायदा नहीं होता, कभी आप सेंटरों में जाते हैं कोई फायदा नहीं होता, कभी आप डीगो गार्सिया के चक्का लगाते हैं और सेंट्रल कमांड की फ्रंट लाइन स्टेट बनकर बैठते हैं और कहते हैं कि जनाब हम तो अमेरिका के बहुत लाडले हैं, हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं, सेंट्रल कमांड अमेरिकन सेंट्रल कमांड के हम फ्रंट। लेकिन सीटो सेंटो के हवाले से तारीख में बताते हैं कि हमारे चूंकि फाइनेंस जो सिक्योरिटी के मसले बहुत ज्यादा थे, असलहा हमारे पास नहीं था, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क था, तकरीबन 60-70% फौज की तमाम जो जितने भी इक्विपमेंट थे वो सारा इंडिया चला गया था, तो लिहाजा उस वक्त पाकिस्तान वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ सपोर्ट। नहीं तो आपको क्या सपोर्ट मिली सीटो और सेंटो से? आप तो टूट गए ना। सीटो और सेंटो से तो बाद में लगा हुआ, पहले आपका मुल्क टूट गया। सीटो और सेंटो ने आपको क्या दिया था? आप बगदाद पैक्ट के तहत कौन सी चीज लेकर आए थे पाकिस्तान में? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी जो हुई थी उसमें आपको क्या मिल गया था? ये तो खामखा के जवाब हैं। आप नच्ची हो गए थे। कौन? और मगरिब में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इराक, और मशरक में मशरकी पाकिस्तान, बर्मा और थाईलैंड और फिलिपाइन। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मीर साहब जी मीर साहब मुझे ये बताइएगा कि जी प्लीज। दोनों इत्तेहादों में अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये उसके साथ इत्तेहादों में आप कहां और आपकी हैसियत कहां कि आप जाकर उन मुल्कों के साथ दिफाई पैक्ट करें? फिर क्या आपको मिला आज तक? ठीक है, हम हमेशा उनके हल्का बगोश रहे हैं। हल्का बगोश उसको कहते हैं जो आपके, लेकिन अब भी हम देखते हैं कि हमारे जो वजीर खारजा साहब हैं उनका जब से वो वजीर खारजा बने आई थिंक कि उनके ज्यादा ट्रिप्स जो हैं वो यूएस के ही हैं, यूरोप की ममालिक के साथ ही हैं। सो आई थिंक हमारी जो जितनी भी लीडरशिप चाहे वो मिलिट्री की थी या सिविल लीडरशिप थी वो वेस्ट की तरफ ही अनफॉर्चुनेटली देखती रही है। फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वो तो ज़ाहिर है कि एक डिबेटेबल चीज़ है। मीर साहब मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो बेहतर हों एस्टेब्लिशमेंट से? आई थिंक सो। आई थिंक इनकी
वो पाकिस्तान में हम इसको यू टर्न कहते हैं, यू टर्न नहीं होता है, आप रिव्यू करते हैं सिचुएशन को। और लेट मी टेल यू, ये जो आपने पहले बातें की हैं, ये जी इसकी रजीम चेंज और ये जो हम करते हैं, रजीम चेंज अमेरिका मास्टरमाइंड है रजीम चेंज इसके अंदर। मैंने पब्लिकली पहले भी कहा है कि यहाँ मुझे खुद CIA के एक ऑफिशियल ने, उसका मैं नाम लेता हूँ, लैरी श्वार्ट्ज, अंडरकवर CIA इस्लामाबाद, वो उसने काफी लोगों को बुलाया, मुझे भी बुलाया और कहा कि हम हाउ डू वी गेट रिड ऑफ आसिफ जरदारी। तो मैंने कहा कि तुमने पहले जनरल ज़िया को किया है मैंगोस के साथ, तो कर लो। कहते नहीं, दैट इज आउटडेटेड, कोई नया तरीका आप हमें एडवाइस करें। अब आप अंदाजा लगाओ, व्हाट डज दैट मीन, गेट रिड ऑफ जरदारी? द क्वेश्चन इज, ये सबके लिए करते हैं लेकिन कोई नहीं बोला, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सब डरते थे अमेरिका से। ये वाहिद आदमी है इमरान खान जो बोला है, बल्कि यहाँ तो सारी लीडरशिप को इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन आज ये इंप्रेशन, आज जो उन्होंने वहां पे लॉबियिस्ट को किया है, हायर किया है, फिर ज़ल्मे खलीलजाद की जो ट्वीट्स आई हैं जिसपे हमारी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, फॉरेन ऑफिस ने भी और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के लोगों ने भी उसको डिस्प्लेयर शो किया। सो व्हाई ही इज गोइंग बैक टू द अमेरिका? मुझे बचाओ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही है। देखें, वो कहते हैं ना, माइट इज पावरफुल, सिंपल एज दैट। तो वो कहते हैं यू कांट विन देम, जॉइन देम। दैट्स द वे पॉलिटिक्स इज, और दैट्स द वे कॉमन सेंस प्रिवेल्स। जो आपका पूरा दुनिया के अंदर शॉट्स कर रहा है, आर यू इन अ पोजीशन टू गो अगेंस्ट देम? नो, यू डोंट। सो द क्वेश्चन हियर अराइज, व्हाट डू यू डू? अब ये वही लोग हैं जिन्होंने आप ये लो ना, नवाज शरीफ को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके आप वजीर आजम को छुट्टी करा दी आप। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। और ये किसने करवाया था? CIA ने करवाया था। पूछ पीपल टू बी नोन, ये CIA ने कहा था तुम करो, क्लिंटन कहता था मत करो, एंड नवाज शरीफ डिड इट। शमशाद अहमद खान साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे, आस्क हिम, ही विल टेल यू। क्वेश्चन इज कि यार, आप कहीं जहां एक नेशनल इंटरेस्ट है वहां तो खड़े हो जाओ। वो उसने अमेरिका की बात की, सारे उसके खिलाफ हो गए। और तुम्हें तो यहाँ इकट्ठा होना चाहिए, वो तुम्हें एक यूनिटी की बात कर रहा है, तुम्हारी लीडरशिप की। इमरान इज नॉट गोइंग टू बी हियर फॉरएवर। लेकिन बाकी नई जनरेशन आएगी, आगे नए लोग आएंगे, उनके लिए यार कोई लेगेसी तो छोड़ के जाओ। ठीक हो गया मेहताब साहब। खान साहब ने रात को प्लान भी अपना दिया उन्होंने, लेकिन इकोनॉमी के हवाले से, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी पिछले 4.25 साल थी वो कोई इतनी यानी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी जो काम उन्होंने किए थे। तो आप किस तरह से देखते हैं उनका ये जो एक नया प्लान जो था? देखें, ये जो उन्होंने प्लान दिया है, इसमें सिर्फ पॉइंट्स उन्होंने सामने रख दिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये इनको कैसे अचीव किया जाएगा। हम सब कहते हैं जी टूरिज्म ज़्यादा होनी चाहिए, हम सब कहते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए, हम सब कहते हैं कि रेवेन्यूज ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए भाईजान? डेविल लाइज इन डिटेल्स। जब तक आप उसके अंदर जाके पूरा रोड मैप नहीं देंगे, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। यानी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो इकोनॉमिक टीम्स ही नहीं है। यानी आप देखें कि PTI के जो 2 फाइनेंस मिनिस्टर थे वो पिछली हुकूमतों के फाइनेंस, यानी पीपल्स पार्टी के 2 फाइनेंस मिनिस्टर थे। पार्टी के पास कोई टीम ही नहीं है इकोनॉमिक। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जितने इनके ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन FBR चेंज हुए हैं, ये मेरे ख्याल में किसी भी एक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये शो करता है कि आपके पास बुनियादी वो जो शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट है, उसके तहत अगर आप काम करें तो एक अपनी इकोनॉमिक टीम बना लें। वैसे अभी सुनने में ये आया है कि इनका जो मैनिफेस्टो है वो एक फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर और उनकी टीम मिलकर लिख रही है। तो बुनियादी तौर पे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिकली पता होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि पहले मैं बात करता था चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, अब चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की बात करनी चाहिए। आपने पहले भी कहा था, बिल्कुल सर्टेनिटी ही नहीं है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब आपका, नज़ीर लगारी साहब आपका, PJ मीर साहब आपका, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतने ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।